इस वीडियो में हम 12th मैथ टारगेट मॉडल पेपर 1 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इससे पहले मैंने सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करा दिया था दोस्तों। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि इसमें सब्जेक्टिव का भी कराइए क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है। इसका हम जो सॉल्यूशन है, जैसे ऑब्जेक्टिव का तो नहीं रहता लेकिन सब्जेक्टिव का इसमें सॉल्यूशन है। फिर भी बच्चे लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जो दिया गया वो समझ में नहीं आ रहा, आप अपने मेथड से बताइए इसका सॉल्यूशन। तो आज मैं इस वीडियो में मैं अपनी तरीक़ा से दोस्तों इसको बहुत ही आसान तरीक़ा से सोल्व करके बताने वाला हूँ कॉपी पर। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है सब्जेक्टिव में, ये 2 अंक वाला है। जांचे कि फलन f(x) बराबर इतना x बराबर 1 पर वर्धमान है या हर्षमान है। तो देखिए, इसके हल करने के लिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हर्षमान और वर्धमान कब होता है। जब देखिए यहाँ पर अगर हम इसे हल करेंगे और f(x) का मान अगर बड़ा आए 0 से तो यह दोस्तों वर्धमान होता है, और अगर f(x) का मान मतलब छोटा हो 0 से तो ये दोस्तों हर्षमान होता है। तो चलिए अब इसको हल करके देखते हैं, छोटा आता है कि बड़ा। तो सबसे पहले हल में लिखेंगे हम कि दिया है, जो दोस्तों दिया है उसको लिख लेंगे। f(x) बराबर हमें दिया गया है x² - 4x + 3। अब देखिए हम इसको DC करेंगे, तो DC करने के लिए यहाँ पर इसको करेंगे तो f(x) x हो जाएगा। लेकिन इधर जब करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आप चाहें तो एक बार लिख देते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बार आपको लिख के बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। f(x) का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा, x के पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे तो 2x आगे आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो सब नहीं लिखेंगे और यहाँ हो जाएगा 4 और इसका 0। तो ये हमारा f(x) का मान आया। इसके बाद बोल रहा था कि x बराबर 1 पर चेक करें कि वर्धमान है कि हर्षमान, तो यहाँ पर लिखेंगे। अतः यहाँ पर दोस्तों अब x बराबर 1 पर तो क्या हो जाएगा, f(x) के जगह पर दोस्तों e' के जगह पर हम 1 रखेंगे। तो यहाँ पर 2 × 1 - 4, तो 2 दूनी 4 और ये दोस्तों 2 में से -4 घटाएंगे तो यहाँ पर -2 आएगा। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा f(x) का मान क्या हो रहा है, -2 आ रहा है, जो कि दोस्तों 0 से छोटा है। माइनस में है इसलिए यहाँ पर 0 ही बड़ा होगा। तो मैंने क्या बताया था कि अगर 0 बड़ा है तो ये दोस्तों हर्षमान होता है। तो लास्ट में लिखेंगे अतः यह फलन x बराबर 1 पर हर्षमान है। यहाँ पर दोस्तों लिख दीजिएगा हर्षमान है। और अगर आप चाहते हैं इसका हर्ष और वर्धमान का बिंदु निकालना, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो हमारा f(x) आया है उसको बराबर तो दोस्तों 0 होता है, यहाँ पर मान रख देंगे। यह आया था हमारा 2x - 4 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए 2x बराबर 4, तो अगर इसका हम बिंदु निकालना चाहें तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों x बराबर 2 आ जाएगा। तो ये 2 और इनने वाला होता है प्लस और इनने वाला फिर माइनस, तो ये हमारा प्लस होता है, ये माइनस होता है। तो ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, वर्धमान। प्लस वाला हो जाएगा वर्धमान और ये हो जाएगा हमारा हर्षमान। तो इसका जो बिंदु हो जाएगा दोस्तों हर्षमान के लिए वो हो जाएगा हमारा -∞ से 2 तक, और इसका हो जाएगा 2 से ∞ तक। तो आप इतना लिख सकते हैं। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में करा के हल करें। √a + x दिया हुआ dy/dx + x बराबर 0। देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक जात वाला को एक तरफ करेंगे। अवकल समीकरण का दोस्तों समीकरण है, क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं कि dy/dx, देखिए ये तो इधर ही, इसको हम बराबर में ऊपरी भेज देते हैं क्योंकि बराबर इसमें नहीं है। तो अगर हम dy/dx बराबर करके दोस्तों इसको ई पटी लाते हैं तो देखिए ई प्लस में तो पहले ही से इधर हो जाएगा, यानी प्लस से माइनस में, और ई इधर इंटू में। जब इसको हम ई पटी लाएंगे तो इधर आकर ही दोस्तों बाटा में हो जाएगा, इंटू से क्या हो जाएगा, बाटा में हो जाएगा। तो अब देखिए आसानी से हम यहाँ पर इसको कर सकते हैं, लेकिन इसे काटने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसा ही रूप बनाएंगे जैसा नीचे दिख रहा है वैसा ही आपको ऊपर भी बनाना ताकि ये कट सके। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे a + x, तो इसमें भी क्या करेंगे a जोड़ देंगे और ये घटा देंगे तो कट के फिर इतना ही आ जाएगा। तो ये x वाला को x की तरफ भेज देते। तो dy बराबर, देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि पहले दोस्तों यहाँ पर एक a जोड़ देता हूँ, a + x करता हूँ और फिर -x कर देता हूँ, नहीं तो रुक जाइए, -x बटा √a + x, इसका d/dx x की तरफ भेज देता हूँ। अब यहाँ पर मैं दोनों तरफ समाकलन करने पर तो यहाँ पर मैं अब कर देता हूँ। देखिए dy/dx, ये माइनस को मैं बाहर निकाल देता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ x बचेगा, वो भी प्लस में। तो यहाँ पर मैं ये क्या करता हूँ, जोड़ देता हूँ। ये तो x प्लस में ही हो गया क्योंकि माइनस बाहर निकल गया, और a को -1 हटा देता हूँ। तो ये कट के फिर दोस्तों इतना ही आ जाना चाहिए, और जो कि आ भी जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर हम इन दोनों को अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर कुछ कट जाएगा, इसके बीच में माइनस है तो यहीं से हम अलग अलग इसे कर देते हैं। तो डी वाई बटे डी एक्स को माइनस में हो जाएगा ए प्लस एक्स बटे अंडर रूट ए प्लस एक्स और फिर माइनस ए बटे हो जाएगा दोस्तों यानी ए प्लस एक्स। तो देखिए ये दोनों सेम है, एगो ऐसा ही है एगो रूट में है। तो आपको पता होगा कि अगर एक्स है तो उसमें दो गो रूट होता है। तो मान लीजिए इसमें भी दो गो रूट है तो एगो रूट से एगो रूट कट जाएगा लेकिन एगो दोस्तों बच जाएगा। तो यहाँ पर डी वाई बराबर माइनस यहाँ पर अंडर रूट में ही बचेगा क्योंकि दो गो होता है तो एगो तो कट गया लेकिन एगो बच गया। तो ए प्लस एक्स और फिर माइनस दोस्तों ये भी हो जाएगा। यहाँ पर एक कांस्टेंट है तो इसे हम क्या करते हैं बाहर निकाल देते हैं। और जो ई माइनस था वो दोनों के था, यहाँ पर माइनस ये दोनों के था। तो अगर हम इसका माइनस अंदर गुना करते हैं तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस मिलकर दोस्तों यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस जाके अंदर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट है तो इसे बाहर निकाल देते हैं और अंडर रूट ए प्लस एक्स यहाँ पर बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं इसका रूट हटा देता हूँ, जैसे ये डी वाई बराबर माइनस, अगर इसका मैं रूट हटा देता हूँ दोस्तों तो ए के पावर एक्स के पावर 1/2 लिख सकते हैं। रूट को हम 1/2 भी लिख सकते हैं और फिर प्लस इसका भी मैं दोनों का अलग अलग ही कर देता हूँ ताकि इंटीग्रेशन में आसानी हो। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ देखिए रहने देता हूँ, इसका तो डायरेक्ट फार्मूला होता है दोस्तों क्योंकि 1 ही निकाल दिया। देखिए 1/√x का इंटीग्रेशन होता है दोस्तों 2√x, यहाँ पर भी क्या है 1/√x है, इसको पूरा को हम x मान लेंगे तो 1/√x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2√x, x के जगह पे हम इतना पूरा लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए डी वाई वाई हो जाएगा और फिर माइनस दोस्तों यहाँ पर x के पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस एक्स के पावर। देखिए यहाँ पर अगर हम जोड़ेंगे x के पावर में n का फार्मूला क्या होता है n+1 यानी +1 करेंगे तो एलसीएम 2 हो जाएगा 2+1 यानी 3/2 आ जाएगा। तो 3/2 यहाँ भी आएगा और सेम वही चीज़ नीचे भी होता है। फिर प्लस ए और यहाँ पर फार्मूला क्या होता है 2√x यानी गुने 2√x, x के जगह पर ए प्लस एक्स है। अब यहाँ पर मैं दोस्तों ये नीचे है इसको ऊपर कर देता हूँ तो 2/3 हो जाएगा, फिर a प्लस एक्स के पावर 3/2 हो जाएगा और फिर प्लस 2a इसको आगे लिख दिया a प्लस एक्स और इंटीग्रेशन हटने के बाद प्लस सी दे दीजिएगा। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों अवकल समीकरण से, इसका भी हमें अवकल गुणा के निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर थोड़ा एक सुधार लीजिएगा, क्वेश्चन में थोड़ा एक्स छोड़ दिया, यहाँ पर एक्स होना चाहिए तो अभी यह क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक समीकरण बन रहा है डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी वाई, यहाँ पर दोस्तों प्लस होना चाहिए लेकिन माइनस है तो हम इसे प्लस के रूप में बनाएंगे। देखिए डी वाई बटे डी एक्स प्लस, यहाँ पर दोस्तों मैं माइनस इधर कर देता हूँ यानी माइनस एक्स बटे 1 - x² और वाई कर देता हूँ तो ये प्लस में हो जाएगा जिससे हमारा समीकरण बन जाएगा। समीकरण आपको पता होगा दोस्तों, यहाँ पर वाई को छोड़कर क्या होता है ई वाला पी होता है और लास्ट वाला दोस्तों क्यू होता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं यहाँ क्या है p बराबर दोस्तों क्या है हमारा -x बटे 1 - x² है और q बराबर दोस्तों 1/1 - x²। अब इसका हम अवकल गुणांक यानी IF फार्मूला लगाएंगे दोस्तों e के पावर p dx। तो p की जगह पर क्या -x बटे 1 - x²। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों हम इसे काट नहीं सकते क्योंकि नीचे x² है। तो यहाँ पर आपको पुट करना है, क्या पुट करना है पुट 1 - x² बराबर t। तो इसका DC करेंगे तो क्या हो जाएगा -2x और x का dx और t का हो जाएगा dt। तो देखिए हमें लाना क्या -x dx, यहाँ पर दोस्तों dx छूट रहा है dx दे देना है। तो देखिए -x dx, यहाँ पर दोस्तों अगर 2 को हम ही पट्टी कर देते हैं -x dx बराबर dt/2। तो -x dx बराबर क्या आ रहा है हमारा dt/2 आ रहा है, तो इसका मान हम यहाँ रख देंगे। तो क्या हो जाएगा IF बराबर e के पावर dt, तो 1/2 हम बाहर निकाल देते हैं और -x dx बराबर dt और 2 तो दोस्तों हम बाहर ही निकाल दिए और इतना बराबर फिर क्या माने t माने तो ये t हो जाएगा। तो IF बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों e के पावर 1/2 और 1/t का दोस्तों log t होता है। तो यहाँ पर हम t का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 log t के जगह पर क्या था दोस्तों 1 - x²। अब देखिए यहाँ पर जो आपको 1/2 दिख रहा है इसको हम ऊपर भी लिख सकते थे, जैसे DC में था क्या था दोस्तों जब क्वेश्चन बनाते थे x का पावर y भी रहता था तो y को हम लाकर नीचे भी लिख सकते थे। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर भी करना, जो 1/2 दिख रहा है आपको वो दोस्तों हम ऊपर कर देते हैं 1 - x² का 1/2। देखिए 1/2 को हम रूट भी लिख सकते हैं √x। तो यहाँ पर e का पावर log x बराबर क्या होता है दोस्तों x, ई पूरा को हम x ले लेते हैं तो यहाँ पर e का पावर log x बराबर x हो जाएगा। x की जगह पर 1 - x², इसे हम रूट भी लिख सकते हैं 1/2 है दोस्तों इसलिए हम इसे रूट भी लिख सकते हैं। अब हम इसके बाद व्यापक हल निकाल लेते हैं। व्यापक हल तो इसका दोस्तों क्या होता है समीकरण
वाई गुने आई एफ बराबर थीटा गुने आई एफ। तो यहाँ पर थीटा गुने दोस्तों आई एफ। अब देखिए वाई का मान तो नहीं है लेकिन आई एफ का मान अभी हम निकालें दोस्तों। ये हमारा आई एफ का मान है। यहाँ पर फार्मूला आप लगाते चले देखते चलिएगा। लॉग ई का पावर लॉग एक्स बराबर एक्स होता है, तो एक्स की जगह पर इतना लिख देते हैं। तो ये सब आपको फार्मूला पहले ही से याद होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों आई एफ का मान रख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर थीटा का मान। देखिए शुरू में समीकरण में था दोस्तों थीटा का मान 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर फिर √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दोनों सेम है, लेकिन ये रूट में है ये रूट में नहीं है। तो मैंने बताया दोस्तों कि इसमें 2 रूट रहता है, तो ये कट सकता है, एगो कटेगा तो एगो रूट एजा बच जाएगा। तो वाई गुना √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या बच गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 गो रूट था और यहाँ पर एगो, तो एगो से एगो कट गया तो एगो रूट बच जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं। उसके बाद आपको पता होगा दोस्तों कि साइन इनवर्स एक्स का डीसी कहिए या इंटीग्रेशन कहिए, बात बराबर। देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ तो ये इसका आ जाएगा। नहीं तो आप डीसी भी याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। y√1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर इतना किसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स का। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस इंटीग्रेशन हटने के बाद सीधे देंगे, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अंडर रूट भी होता तो वो हमें छोड़ दिया था। और अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 सरल रेखाओं के बीच का न्यून कोण ज्ञात करें जिनके दिक्कनुपात इतना और इतना है। तो देखिए इसमें आपको करना क्या है, इसे हम a1 b1 और c1 मान लेंगे और इसे दोस्तों a2 b2 और c2 मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि बीच का न्यून कोण ज्ञात करें। तो न्यून कोण के लिए हम फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर cos थीटा बराबर a1 क्रॉस a2 प्लस b1 क्रॉस b2 फिर प्लस c1 क्रॉस c2 और नीचे दोस्तों क्या होता a1 मतलब दोनों का स्क्वायर मोड कर देंगे। तो स्क्वायर प्लस a1 b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर 1 का हुआ तब 2 का कर देते हैं c2 का स्क्वायर। आप सभी का मान यहाँ पर रखना। देखिए a1 हमारा ये है और a2 हमारा ये है, तो 1 से गुना करेंगे 2 में। तो मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ दोस्तों ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 1 गुने 2 और फिर 1 गुने 1, यहाँ पर फिर से दोस्तों प्लस 1 गुने 1 फिर प्लस 0 गुने 2, तो 0 गुने 2 करेंगे और फिर यहाँ पर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर और यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिए 2 + 1 + 0, ये दोस्तों 0 ही हो जाएगा। तो ऊपर यहाँ पर 2 गुने 1 और ये 1 गुने 1 यानी 1 आ जाएगा और ये हमारा 0 हो जाएगा। उसके बाद नीचे वाला क्या हो जाएगा देखिए ये सभी का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 1 ही हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 तो 1 1 और ये तो 0 ही है यानी यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर से मैं यहाँ पर कर लेता हूँ तो 2 दूनी 4 2 दूनी 4 यानी 4 4 8 और ये 1 9, तो यहाँ पर दोस्तों 9 आ जाएगा। तो cos थीटा बराबर क्या आ रहा है 2 1 3 √2 गुने यहाँ पर देखिए रूट 9 है तो इसका वर्गमूल 3, तो 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों 1/√2 बचेगा। अब आपको ये सोचना है कि कोस में 1/√2 किसका मान होता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप थीटा कोस को ऊपर ले जाएंगे तो इन्वर्स में चला जाएगा और कोस में 1/√2 45 डिग्री का मान होता है, जिसे हम रेडियन में बदल के π/4 लिखते हैं। इसका सही आंसर यही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि P का मान ज्ञात करें जिससे सरल रेखाएं इतना एवं इतना परस्पर लंब है। तो देखिए यहाँ पर दोनों बोल रहा है दोस्तों परस्पर लंब है, तो यहाँ पर हम a1 क्रॉस a2 वाला लगाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर समीकरण जो हो कार्तीय रूप में नहीं है। देखिए यहाँ पर 11 - x है जबकि x - 11 होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम रेखा का कार्तीय रूप निकाल लेते हैं इसको सही करके। तो यहाँ पर रेखा का कार्तीय रूप देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तभी जैसे देखिए इसमें हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये x प्लस में हो जाएगा और ये -11 हो जाएगा और जो इसका माइनस रहेगा वो हम नीचे लिख देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर समीकरण कार्तीय रूप समीकरण 1 में क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर x माइनस समीकरण 1। पहले मैं दोस्तों समीकरण ही लिख देता हूँ, इसका -x/p होता है और फिर यहाँ पर अभी मैं ये ले लेता हूँ, फिर y - y/p और फिर इसके बाद इसका मान रखेंगे तो फिर p हो जाएगा। तो पहले मैं समझाने के लिए यहाँ पर आपको समीकरण लिख देता हूँ। अब देखिए समीकरण 1 का मान रखें समीकरण 1 से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा यहाँ पर हम इसका मान रखेंगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा x - 11, माइनस इसका कॉमन लेंगे तो बाहर आ जाएगा माइनस और माइनस ऊपर नहीं हम नीचे लिख देते हैं तो -p हो जाएगा। इसी तरह इसमें भी दोस्तों देखिए 3y - 3 है, 3 नहीं रहना चाहिए सिर्फ y रहना चाहिए, तो वहाँ से हम क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे। तो 3 क्या होगा कि 3 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर हम, तो
y माइनस 1 बचेगा। और फिर दोस्तों 2 नीचे, और इसका 3 यहाँ पर से हम डायरेक्ट नीचे ला देते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ y माइनस 1 ही होना चाहिए, तो वो नीचे लिख दिए। फिर इसके बाद यहाँ पर ठीक है, लेकिन ये भी उल्टी है, z आगे होना चाहिए था, तो यहाँ पर भी हम माइनस कॉमन लेके z आगे कर देते हैं, -17 और माइनस जो यहाँ पर होना चाहिए वो नीचे लिख देते हैं। तो इसका दिक् अनुपात कितना है? दिक् अनुपात है दोस्तों यहाँ पर -p 3 और फिर इधर -5। यहाँ पर 2 छूट गया तो वो भी आपको लेना है, 2/3 नीचे वाला जो भी आए वो हमारा दिक् अनुपात हो जाएगा। अब समीकरण दूसरा से, तो यहाँ पर भी दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए कुछ तो सही x माइनस बाई यहाँ पर कुछ सही दिया हुआ है, तो यहाँ पर डायरेक्ट x माइनस बाई बटा 3p हो जाएगा। यहाँ पर हम माइनस कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर x और y सही है, लेकिन यहाँ पर 2 है तो 2 हमें हटाना पड़ेगा। तो 2 को हटाने के लिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें 2 से भागा कर देंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन इसमें 2 नहीं है तो यहाँ पर 7/2 हो जाएगा, यानी भागा देने पर 2 कट गया, यहाँ पर 7/2 हो जाएगा। और नीचे दोस्तों भी 2 आ जाएगा, यानी यहाँ पर 27p/2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर बराबर करेंगे, फिर इसमें दोस्तों हम उससे अच्छे से मतलब उसमें कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे, यानी 6/5। तो इसका दिक् अनुपात क्या हो जाएगा, दिक् अनुपात बराबर यहाँ पर दोस्तों 3p और फिर यहाँ पर देखिए 27 बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 27p/2 और यहाँ पर 6/5 हो जाएगा। यह हमारा समीकरण 2 का दिक् अनुपात आया। अब बोल रहा था कि दोनों परस्पर लंब है, दोनों परस्पर लंब है, तो लंब के लिए क्या करेंगे, हम a1 a2 कर देंगे, फिर प्लस b1 b2 कर देंगे क्रॉस में, फिर c1 c2 कर देंगे और यहाँ पर सभी का मान रख देंगे। ये जो आया हमारा a1 a2 a1 b1 c1 है और ये हमारा a2 b2 c2 है। तो इन सभी का मान यहाँ पर रखेंगे दोस्तों -p गुने 3p, यहाँ पर 3p है, फिर प्लस यहाँ पर 2/3 है, फिर क्रॉस 27p/2 है, फिर यहाँ पर बीच में प्लस देंगे और यहाँ पर माइनस तो माइनस देंगे 6/5। अब इसको हम गुना कर देंगे, तो यहाँ पर माइनस में दोस्तों 3 दूनी 6, वो भी p मिल के दोस्तों p² हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि क्रॉस में, और ये 9 × 27 हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या आ रहा है +9p आ रहा है। फिर यहाँ पर माइनस दोस्तों 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ -6 बच जाएगा। तो देखिए आगे माइनस ठीक नहीं रख रहा, ऐसे गुणनखंड भी नहीं टूटेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, -3 से भाग दे देते हैं, भाग 3 पर 3 माइनस मिलकर ही प्लस हो जाएगा और 3 दूनी 6 कट जाएगा, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा और ये कट जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों 3 दूनी 6, लेकिन यहाँ पर 3 ही होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि 3 एकम 3 यानी 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ p² और ये माइनस प्लस मिलकर यहाँ पर माइनस 9 है, तो 3 × 9 यानी -3p और ये माइनस +2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा समीकरण बन गया, 2 एकम 2 आ रहा है, यहाँ पर 3 एकम 3 तोड़ देंगे, तो 3 में से 1 जाएगा, तो यहाँ पर 2 आसानी से आ जाएगा, यानी p² -2p -2 + 2 बराबर 0, 2 एकम 2 और फिर इसको जोड़ देंगे तो 3 आ रहा है, तो जो कि हमारा आसानी से आ भी जा रहा है। तो यहाँ पर हम p अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर p -2 आ जाएगा, क्योंकि इसमें 2 था और इसमें हम -1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर p -1 और p -2 बराबर 0 करेंगे, तो p का मान दोस्तों 1 आ जाएगा और एगो 2 आ जाएगा। यही हमारा दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि सदिशों इतना तथा इतना का सदिश गुणनफल ज्ञात करें, यानी दोस्तों यहाँ पर हमें a क्रॉस b निकालना है। क्या निकालना है, सदिश गुणनफल a क्रॉस b। तो क्रॉस निकालने के लिए हम अभिविधि का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लीजिएगा कि दिया है, जो दिया है दोस्तों लिख लीजिएगा, a वेक्टर बराबर और b वेक्टर बराबर, उसके बाद सदिश गुणनफल, सदिश गुणन a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर बराबर। तो यहाँ पर i j के ले लेता हूँ, उसके बाद a और b का मान रख देता हूँ। यहाँ पर 2 -3 -5 और यहाँ पर -7 और ये दोस्तों 6 और फिर 8 है। अब इसको प्रसारण कीजिए, R1 का निर्देशित करना है इसको, क्योंकि i j k है। फिर यहाँ पर अगर इससे हम करते हैं तो इसको झाँकना पड़ेगा और फिर इधर झाँकिए, तो क्या हो जाएगा दोस्तों -8 या 24 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस और माइनस मिलकर +6×30 हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम बीच वाला को झाँकेंगे, तो बीच वाला माइनस होता, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 8 दूनी 16 और ये माइनस देखिए 2 को प्लस हो जाएगा और फिर पहले से माइनस, तो यहाँ पर माइनस ही रह जाएगा। 3 गो रहे तो माइनस और 2 गो रहे तो प्लस। तो यहाँ पर
इतना आ गया, फिर प्लस के कर देंगे तो इसको जाके तो छोड़ नहीं 12 और ये भी 3 गो आ रहा तो ये भी माइनस में रह जाएगा 27 तो इसको सिर्फ घटा देना है दोस्तों। तो ये आ जाएगा कितना 6 माइनस 135 में से 16 घटाएंगे तो 19 जे। देखिए माइनस माइनस मिलकर यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि ये बड़ा है तो इसका भी माइनस और इसका भी माइनस, तो ये दोस्तों प्लस हो जाएगा और ये माइनस यहाँ पर 9k हो जाएगा। तो यही हमारा सदिश गुणन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सिक्कों को 3 बार उछाला जाता है, ठीक 2 बार शेष आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो यहाँ पर बोल रहा है दोस्तों कि 3 बार उछाला जाता है, यानी यहाँ पर कुल परीक्षण कितने बार किया गया, सिर्फ 3 बार ही किया गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुल परीक्षण, इसको दोस्तों कुल संख्या ले लेते हैं यानी n बराबर कितना बार 3 बार किया गया। तो यहाँ पर ये दोस्तों बरौनी प्रमेय से बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जो कह रहा है उसको लिख लेते हैं। जैसे एक सिक्कों को अगर हम उछालते हैं तो शेष या पट आने की प्रायिकता, जैसे यहाँ पर एक सिक्कों को उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता कितना हो सकता है। एक सिक्का है तो आधा चांस है कि हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। शीर्ष आने की प्रायिकता बराबर, इसको दोस्तों हम ले लेते हैं p, प्रायिकता 1/2 यानी आधा चांस है दोस्तों कि हेड भी आ सकता है या टेल आ सकता है, शीर्ष या पट आ सकता है। तो इस दोस्तों शीर्ष आने की प्रायिकता 1/2 हो गया। और यहाँ पर अगर हम शीर्ष ना आने की प्रायिकता ले तो वो भी दोस्तों 1/2 ही आएगा, आधा चांस। यहाँ पर ले लेते हैं एक सिक्कों को शीर्ष न आने की प्रायिकता, ये भी दोस्तों क्या हो जाएगा 1/2 ही हो जाएगा कि आधा चांस है कि शीर्ष आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है। तो ये होगा हमारा आने की प्रायिकता 1/2 और ना आने की प्रायिकता 1/2। अब बर्नौली प्रमेय से हम यहाँ पर Px बराबर r, ये दोस्तों देखिए बोल रहा था ठीक 2 बार शेष आने की प्रायिकता, तो यहाँ पर बोल रहा है कन्फर्म ठीक 2 बार आने की प्रायिकता। तो x बराबर हम यहाँ पर क्या ले लेंगे 2 लेंगे। तो पहले हम इसका समीकरण लिख देते हैं यानी सूत्र, यहाँ पर n से r, इसके बाद p के पावर r होता है दोस्तों, फिर इंटू n माइनस r, q के पावर n माइनस r। अब सभी का मान यहाँ पर दिया हुआ तो हम रख देंगे और यहाँ पर x बराबर दोस्तों हम 2 ले लेंगे क्योंकि 2 बार ठीक शेष आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो हमारा x बराबर 2 हो जाएगा। बाकी इधर तो n का मान और p q का मान दिया ही निकाल ही लिए, तो सभी का मान सिर्फ हम यहाँ पर रख देंगे। तो 3c2 हो जाएगा r का मान और फिर p के पावर, तो यहाँ पर दोस्तों p का मान हो जाएगा 1/2 और r का मान भी 2 है। फिर q का मान, तो q का भी मान क्या है 2 है और यहाँ पर n माइनस r यानी 3 - 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम हल कर देंगे तो ये क्या है 3 फैक्टोरियल है। देखिए यहाँ पर 3 फैक्टोरियल बराबर 3 × 2 × 1 यानी 3 से पीछे वाला, और नीचे दोस्तों क्या है 2 है यानी 2 फैक्टोरियल, तो 2 × 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है 3 दूनी 6 और 2 एकम 2 यानी 6/2 आ रहा है। और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 2 का पावर करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर माइनस यहाँ पर देखिए 3 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और 1/2 का पावर 1 रहेगा तो बात बराबर इतना ही आएगा। यहाँ पर अगर हम काट देते हैं तो ये कट जाएगा, नहीं भी काटते तो इसका एलसीएम उतना ही होता है दोस्तों, तो इसका एलसीएम 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 × 3 = 12। देखिए ये भी दोस्तों गुना में ही था, मैंने यहाँ पर अभी ध्यान नहीं दिया, ये भी दोस्तों क्या है गुना में है, तो यहाँ पर एलसीएम नहीं होगा, ये यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया दोस्तों, यहाँ सभी गुने में है। तो देखिए ये तो 3 1 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 ही हो जाएगा और नीचे तो कट गया 4 दूनी 8, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों ग्राफ से, जो कि हर साल 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला में कन्फर्म एक क्वेश्चन रहता है, तो आपको इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए ये 2 नंबर में है तो इसमें दोस्तों सिर्फ एक ही समीकरण दिया गया, अगर 5 नंबर में रहता 2 से 3 समीकरण रहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे ख्याल में दिया क्या कि दिया x + y, यहाँ पर बराबर भी दोस्तों हम लिख सकते हैं बड़ा भी, बराबर 8 और फिर x और y 0 बराबर है। तो इसे हम क्या करते हैं समीकरण 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 1 से तो देखिए अगर यहाँ पर दोस्तों हम 8 को नीचे ला देते हैं तो उधर क्या बचेगा सिर्फ 1 बचेगा, 8 को नीचे ला दिए तो 1 बचेगा, फिर इसका एलसीएम लेके हम गुना कर देंगे तो यही से ही आ जाएगा। तो ये हमारा बिंदु हुआ x के 8 0 और y का बिंदु हुआ 0 और 8। तो इसी की सहायता से हम यहाँ पर ग्राफ ले लेते हैं। देखिए मेरे पास जगह कम है तो मैं 2 का ले लेता हूँ, आपके पास ग्राफ कॉपी होगा तो अच्छे से बन जाएगा, जैसे 2 4 6 8, आप 1 2 का भी लीजिएगा तो आप में बन जाएगा 6 8।
तो यहाँ पर हमें x पे 4 लेना, ये हमारा x होता है और ये हमारा y होता है। तो x पे 8 लेना और y पर भी 8 लेना, यानी दोनों का दोस्तों 8 ही है। तो ये हो जाएगा हमारा ग्राफ, और उसके बीच में जो है वो हमारा सुसंगत क्षेत्र होता है। और ये हमारा कटा है कितना, 8 और 0 नहीं, 0 और 8, पहले दोस्तों x का मान तब y का मान, और ये हमारा x का मान है 8। तो ये हुआ सुसंगत क्षेत्र के बिंदु। यहाँ सुसंगत क्षेत्र के शीर्ष बिंदु है, शीर्ष बिंदु मान लेते हैं इसे A, B और इसे दोस्तों C। शीर्ष बिंदु हैं, कितना है, A 0 0 है, B 8 और 0 है, C 0 और 8 है। अब बोल रहा था कि Z बराबर इतना पर अधिकतम मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर दोस्तों हम Z बराबर ले लेते हैं 5x + 6y। तो देखिए 0 अधिकतम मान निकालना, तो 0 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा, ये दोस्तों हमारा अधिकतम मान नहीं होगा, इसलिए डायरेक्ट हम 0 रखते हैं। आप चाहिएगा तो रख भी दीजिएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा, मेरे पास जगह कम है। 5 × 0 + 6 × 8, तो ये क्या हो जाएगा, 0 और 6 48 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम रखेंगे 8 और 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 × 8 + 6 × 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर ही 8 × 5 = 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर अधिकतम मान कौन है, ये वाला हमारा अधिकतम मान है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बार आप अच्छे से लिख दीजिएगा नीचे, यहाँ आता बिंदु, किस बिंदु पे है दोस्तों वो लिखना जरूरी है। बिंदु C पर, किस पे है दोस्तों, C पर 0,8 पर Z का अधिकतम मान बराबर कितना, 48। तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि r बराबर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर की इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों हमें r दिया गया है, और हमें एक चीज़ मान लेना, क्षेत्रफल। हल में सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों हम a मान लेते हैं, और त्रिज्या दिया हुआ है कितना, त्रिज्या r बराबर दोस्तों यहाँ पर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो आपको पता होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों πr² होता है। तो यहाँ पर हम क्षेत्रफल क्या माने, a माने, तो यहाँ पर हम a बराबर ले लेंगे πr²। अब इसका DC करेंगे r के सापेक्ष, तो d/r हो जाएगा। यहाँ पर r के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये आपको कैसे पता चलता है, जिसके लास्ट में देखिए कभी कभी थीटा रहता है, कभी कभी x रहता है, कभी कभी t रहता है, तो उसी का अनुदेश हम इसको प्रसरण भी कहते हैं, मतलब अवकलन करते हैं, प्रसरण नहीं अवकलन। तो यहाँ पर पाई कांस्टेंट है, तो इसे हम बाहर निकाल देंगे और r² का DC कर देंगे, तो dA/dr बराबर पाई। यहाँ पर दोस्तों x के पावर n वाला फार्मूला लगेगा, तो 2 आगे आ जाएगा, और r 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर क्या आया, π2r आया। अब देखिए r का मान यहाँ पर 6 दिया हुआ था, तो dA/dr यहाँ पर दोस्तों r बराबर 6 ले लेते हैं, तो पाई × 2 × 6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12 पाई सेंटीमीटर, इसका सही आंसर आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि मान ज्ञात करें। तो देखिए इसमें 3 फलन है, एक डॉट में एक क्रॉस में। तो आपको पता होगा कि बोर्ड मास में भी सबसे पहले हम दोस्तों का यानी क्रॉस का करते हैं। तो अगर आप चाहें तो इन तीनों का भी कर सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा। लेकिन इसका जो नियम है पहले क्रॉस का, तो पहले हम इन दोनों का कर लेते हैं। देखिए क्रॉस का, तो क्रॉस को हम किस विधि से निकालते हैं, अवयव विधि में। तो पहले हम इन दोनों को निकाल लेते हैं, और फिर जो इसका आंसर आएगा हम इसके साथ कर लेंगे, तो यह आसानी से हल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल में I, J और K। यहाँ पर दोस्तों ये वाला ऐसे ही लिख देंगे, और उसके बाद इन दोनों का हम करेंगे। तो यहाँ पर 3 -6 और ये 6 1 -3 और 2। अब इसको प्रसरण कीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I × इसको झाँकेंगे इसको झाँकेंगे, तो यहाँ पर 6 दूनी 12 वही माइनस में, और फिर यहाँ पर ही माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 6 × 18, फिर -j यहाँ इसको झाँकेंगे इसको झाँकेंगे, तो 3 दूनी 6 और फिर -6, फिर प्लस k × यहाँ पर भी -3 दिया 9 और +6 हो जाएगा। अब इसको हम हटा देंगे, तो ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये बड़ा दोस्तों घट के प्लस में ही आएगा। फिर यहाँ पर कट जाएगा, तो यानी 0j और इधर फिर प्लस माइनस, इसका बड़ा है तो ये माइनस हो जाएगा, यानी 3 k हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों का इतना है, और पहले से मैंने कहा था लिख दीजिएगा 2i + 3j - 4k।
तो ये दोस्तों डॉट में था, तो डॉट में आसानी से हम गुना कर देते हैं और क्रॉस में अभी विधि से निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर आई को आई के साथ गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 और आई डॉट आई दोस्तों 1 हो जाएगा। तो 12 गुने 1 करेंगे तो -12 आ जाएगा इसका। फिर जे को करेंगे 0 के साथ, तो किसी भी संख्या को अगर 0 के साथ गुना करते हैं तो 0 ही आता है। और यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो 2 को माइनस मिलकर ही प्लस हो जाएगा। और के डॉट के दोस्तों 1 होता है, तो 12 गुने 1 1 ही होगा। अभी प्लस में माइनस में, तो ये भी कट के आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा इसका सही आंसर। अगला 11 नंबर में कह रहा है कि गॉफ और फॉग ज्ञात करें यदि f(x) बराबर इतना और g(x) बराबर इतना। देखिए यहाँ पर दोस्तों 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखेंगे हम कि दिया, जो दिया हुआ उसको लिख लीजिएगा। जैसे हमारा f(x) बराबर दिया 8x के पावर क्यूब तथा g(x) बराबर दोस्तों x के पावर 1/3। तो पहला में क्या कर रहा है कि गॉफ f ज्ञात करें, गॉफ मतलब निकालें। तो इसको दोस्तों इस तरह भी हम लिख सकते हैं, जैसे गॉफ को अगर हम शॉर्ट में लिखें तो g इंटू fx लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे fx का मान दोस्तों दिया हुआ 8x3, तो यहाँ पर सिर्फ हम इतना का मान रखेंगे तो ये g इंटू 8x3 हो जाएगा। ये दोस्तों fx का मान हुआ। और फिर इसके बाद ये पूरा को आप x मान लीजिए, ये पूरा को x मान लेंगे तो ये gx हो जाएगा। तो gx का मान कितना दिया हुआ, x के पावर होल क्यूब, यानी x की जगह पर तो यही हो जाएगा 8x3 और इसका होल क्यूब सभी में लग जाएगा, यानी 1/3 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे 8 इंटू x3 और ये दोनों का दोस्तों 1/3 है। तो क्या होगा कि दोनों का कटेगा क्योंकि दोनों पर है। तो कटने के बाद यहाँ क्या बचा, सिर्फ नहीं, पहले दोस्तों यहाँ पर नहीं काटना है आपको। पहले मैं क्या करता हूँ, इसको भी तोड़ लेता हूँ। जैसे 2 को हम क्यू भी लिख सकते हैं, तो ये 8 ही होता और फिर इसका क्यू है। फिर यहाँ पर इंटू में 1/3 अलग अलग कर देता हूँ, ये 8 का क्यू फिर इसका क्यू और फिर ये वाला भी हम लिख देंगे तो इसका पर भी क्यू हो जाएगा। मतलब दोनों को अलग अलग कर देंगे तो ये 3 से 3 इसका कट जाएगा, ये 3 से 3 इसका कट जाएगा। तो यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर दोस्तों x बचा, इसलिए इसका 2x आ जाएगा। यह है हमारा गॉफ। इसी तरह हम निकाल लेंगे, अभी बोल रहा था गॉफ फॉग। तो फॉग को हम दोस्तों यहाँ पर इसको भी अगर हम तोड़ कर लिखे तो f इंटू gx लिखते हैं, सो जो गॉफ में gx हो जाता है और यहाँ पर fx हो जाता है। तो देखिए gx का मान यहाँ ये वाला दिया हुआ, तो सबसे पहले हम ये वाला रखेंगे। तो यहाँ पर gx के जगह पर x के पावर 1/3 और फिर ये पूरा को x मान लेंगे तो यहाँ पर fx हो जाएगा, यानी fx का मान इतना रख देंगे। तो यहाँ पर 8 दोस्तों इंटू में आ जाएगा और x के पावर 1/3 तो होल क्यू हो जाएगा। ये वाला क्या होगा, इसमें भी होल क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 से 3 काट जाएगा तो यहाँ पर 8x आ जाएगा। तो यही हमारा दोनों का आंसर हो जाएगा। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन में भी दोस्तों बोल रहा है कि यदि ई और एफ इस तरह की घटनाएं हैं कि हमारा पी इतना दिया हुआ, एफ इतना दिया हुआ और यहाँ यूनियन बराबर दोस्तों इतना दिया हुआ, तो P इंटू ई बाई एफ का मान पूछ रहा है। तो देखिए डायरेक्ट इसका अगर हम फार्मूला लगा देते हैं तो ये आसानी से सोल्व हो जाएगा। हल पहले तो थोड़ा लंबा करने के लिए आप लिख लीजिएगा कि दिया जो मान दिया हुआ दोस्तों, जैसे P ई का मान दिया हुआ 0.6, P यहाँ पर F का मान दिया हुआ 0.3 और P ई इंटरसेक्शन यूनियन, इसे यूनियन कहते हैं दोस्तों, इंटरसेक्शन ऊपर वाला होता है 0.2 है। तो बोल रहा है कि इतना का मान ज्ञात करें। तो P टू एफ वाई है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, ई यूनियन में होता है दोस्तों, नहीं इंटरसेक्शन में ही होता है और फिर जो नीचे वही होता है। तो दोनों का मान आसानी से यहाँ पर हम रख देंगे 0.2 और एफ का मान 0.6। तो ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और ये 2 तिया 6 यानी 1/3 आ जाएगा। यदि कभी पूछ ले एफ बाई ई, तो इसमें भी कुछ नहीं करना आपको, ऊपर वाला सेम ही रहता है, खाली जो नीचे रहता है, जैसे इसमें एफ था तो एफ और नीचे इसमें ई है तो ई दे देंगे। तो इतना का मान तो 0.2 है, लेकिन ई का भी मान दिया हुआ था 0.6, दोनों सेम ही हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या था कि नीचे एफ था और एफ का मान दोस्तों यहाँ पर 0.3 था, यानी यहाँ पर 2/3 आंसर आएगा और यहाँ पर हमारा 1/6 आंसर आएगा। तो इस तरह आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं, बशर्ते आपको फार्मूला सभी का याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन में बोला कि 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, अंकों का योगफल दोस्तों 9 या 11 आने की प्रक्रिया ज्ञात करें। यहाँ पर 2 लूडो छक्का गोटी जिसमें दोस्तों एक साथ फेंका जाता है, तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। 2 गोटी है तो मान लीजिए दोनों में एक एक आ सकता है, या दोनों मान ली पहला का गोटी में 2 आया तो दूसरा का में 1 आ सकता है, या दूसरा का गोटी में
3 आया तो दूसरका में 1 आ सकता है पहले में। तो इस तरह टोटल दोस्तों 36 संभावनाएं बनेंगी, जो मैं यहाँ पर हाल लिख देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 1। इसी तरह देखिए 1 1 आया तो हो सकता है किसी में 1 पहला का 1 दूसरा में 2 आए, तो 2 गोटी में कुल इतने संभावनाएं बन सकती है। तो यहाँ पर बोल रहा है अंकों का योगफल 9 या 11 होना चाहिए। तो इतना संभावना में दोस्तों आपको खोजना है कि कौन सा 9 बन रहा है जोड़ने पर। तो जैसे देखिए 6 3 9 और 11 भी, जैसे 6 5 11, 2 को बोल रहा है 9 या 11 आने की प्रायिकता। तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि कितना जगह यहाँ पर 6 और 9 11 बन रहा है। यहाँ पर दोस्तों 5 4 9 10 बन रहा है, नहीं होगा। 6 5 11 यहाँ बन रहा है। यहाँ पर देखिए एक 6 है तो 6 3 9 यहाँ पर एक बन रहा है। इसके बाद देखेंगे और भी कहाँ कहाँ बन रहा है और उसको मैं घेरा लगाते चलूँगा। जैसे 4 5 9 भी बन रहा है, 5 4 9 यहाँ पर भी 9 बन रहा है। 1 2 3 4 5 6 यानी 6 जगह दोस्तों यहाँ पर हमारा 9 और 11 आ रहा है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, यहाँ कुल संख्या कितनी है NS बराबर हमारा दोस्तों कुल टोटल इसको आप गिनेगा तो 36 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर योग करने पर जो 9 और 11 आ रहा है उसकी संख्या कितनी है, सिर्फ 6 है। 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, तो ये हमारा NA हो जाएगा। तो प्रायिकता बराबर लगाएंगे दोस्तों फार्मूला NA/NS, तो ये NA/6 और NS हमारा 36 यानी 1/6 इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन में है कि आई बराबर, सबसे पहले आपको मान लेना है, माना कि आई बराबर इसका लिमिट है 1 से 2 और अंडर रूट में log x/x है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे छोटा करना नहीं, पुट करना है। अगर पुट कर देंगे दोस्तों तो ये छोटा हो जाएगा। जैसे log x, t बराबर क्या मान लेते हैं हम log x, तो इसका DC करने पे क्या आ जाएगा 1/x dx, जो कि हमारा दूसर का भाग आ रहा है। 2 में से किसी एक को पुट करना है ताकि दूसर का आ जाए। तो यहाँ पर देखिए हम log x लिए तो इसका DC क्या होता है 1/x, तो यहाँ पर 1/x dx, 1/x dx बराबर क्या है dt, तो इसका मान हम उसमें रख देंगे रूट t। तो यहाँ पर दोस्तों रूट t हो जाएगा, log x का मान t, उसके बाद 1/x dx, 1/x बराबर है यहाँ पर dt। तो इन दोस्तों नीचे नहीं ऊपर ही होगा और इसका लिमिट 1 से 2। अब आई बराबर यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं 1/2 कर लेते हैं, इसका 1 2। तो x के पावर n वाला फार्मूला हो जाएगा यानी n+1, तो यहाँ पर 2 1 + 2 यानी 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ t का मान 3/2 और नीचे भी दोस्तों 3/2। तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा यानी 2/3 हो जाएगा। और यहाँ पर आप t का मान रख दीजिएगा, क्योंकि इसका लिमिट हम चेंज नहीं किए थे इसलिए आपको t का मान रखना पड़ेगा। अगर लिमिट हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं तो t का मान नहीं रखना पड़ता। तो यहाँ पर t का मान log x था और इसका लिमिट दोस्तों जो हम छोड़ दिए हैं 2 से 1 था, 1 से 2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/3 इंटू log 2 माइनस log 1। तो log m माइनस log n का फार्मूला होता है log m माइनस log n बराबर क्या होता है log m/n होता है। तो यहाँ पर भी दोस्तों हम वही फार्मूला लगाएंगे 2/3 इंटू log m के जगह पर 2 है, n के जगह पर 1 है, तो 2/1 हो जाएगा। और इंटीग्रेशन हटने के बाद +c भी लगाना है। और भी एक चीज़ इसमें छूट रहा दोस्तों, देखिए t का मान 3/2, ये तो t का मान log हुआ, लेकिन यहाँ पर 3/2 भी छूट रहा है। 3/2 ये log mn फार्मूला वाला है 3/2। तो यहाँ पर दोस्तों पूरा का कर देते हैं 3/2, तो ये हमारा सही आंसर आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, आगे के क्वेश्चन हम आगे नेक्स्ट वीडियो में सोल्व कर देंगे। ऐसे आगे के क्वेश्चन बहुत आसान है, आप खुद से बनाने की ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं बने तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका भी सोल्यूशन आगे करवा दूंगा। और हाँ, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दे ताकि उनको भी जो भी दिक्कत हो रही थी वो अपना सोल्व कर पाए। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सब्जेक्टिव का बताइए, हमारे बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं, तो उन पर सभी पर आप शेयर कर दीजिएगा एक बार। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब और अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिए।